अंडर कंस्ट्रक्शन घर कभी भी खरीदने की गलती मत कर देना। आपने नहीं लिया है अभी तक घर तो आप बड़े नसीब वाले हैं कि बचे हुए हैं। इसे स्कैम, ये सब स्कैम है, ये बहुत बड़ा है कि स्कैम है। दिल्ली एनसीआर या आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बिल्डर जो आपको लालच देके और जब उसके ऑफिस में आप जाते हैं रेड कारपेट वो बिछा देते हैं, चाय लाओ रे, कॉफी लाओ रे, नाश्ता लाओ रे, पानी लाओ रे। पेमेंट कितना दिया आपने? 95% पेमेंट हो चुका है पूरा। 95% पेमेंट दे दिया, अपने घर का पूरा पैसा दे दिया। बिल्डर कहता है हमारे पास पेमेंट नहीं है। डाइवर्सन ऑफ पेमेंट, ये जो गेम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट एक बिल्डर लॉन्च करता है, अच्छी मार्केटिंग, अच्छा सेल्स टीम, रोड पे खड़े करके आपने देखा होगा गाड़ी से गुजरते होंगे तो वो ब्रोशर हिलाते रहते हैं, लोग फंसते चले गए। ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ऐसे पेमेंट टर्म्स में आपको लिखे मिलेंगे कि आपको कहीं ना कहीं फंसा लेंगे वो। अब सबमिशन प्लान का मतलब ये है कि इनको एश्योर किया गया था कि आप बैंक से लोन लीजिए, आपके जो जब तक कंस्ट्रक्शन आपको हैंडओवर नहीं होगा घर, यानी जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती है, कंपनी यानी कि जो बिल्डर है वो ईएमआई भरेगा। लेकिन वो बैकआउट कर जाता है और सारी लिएबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है। इन्होंने क्या करा कि जो सारे पेपर चेक करके सबकी हमारी पेमेंट ले ली 4 साल तक, और 4 साल के बाद ये बताते हैं कि सारे जो पेपर्स थे जिसके आधार पर लाइसेंस लिया था बिल्डर ने वो नकली पेपर्स हैं। कमाल की बात है। कब तक किराया दें और कब तक ईएमआई भरते रहे हम? इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कब तक किराया दे, कब तक ईएमआई भरे। एक मामूली औसत नौकरी करने वाला आज के डेट में मामूली एक औसत फ्लैट भी 25 लाख रुपए का आता है। अगर उस पर आपको मोटा मोटा थंब रूल बताऊं तो पर मंथ 25 लाख रुपए का, अगर 20 लाख रुपए भी उस पर लोन लिया है तो थंब रूल के हिसाब से 20,000 रुपए महीना वो ईएमआई का भरना है उसको। अब जो औसत इस देश में 25,000 रुपए का जो नौकरी कर रहा है ना, वो टॉप 10% के कैटेगरी में आता है। इस देश में कमाई का वो हाल है। लेकिन जो 20,000 रुपए का ईएमआई भर रहा है उसकी सैलरी अगर 40,000 रुपए भी होगी, 30,000 का रेंट भी भर रहा है। सर मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। यस यस यस, इस उम्मीद में बहुत अच्छी बात इन्होंने बीच में कही है कि 20,000 रुपए उधर ईएमआई दे रहा है और 20,000 का रेंट भी भर रहा है, 40,000 वहां चला गया तो 40,000 की नौकरी कितने लोगों के पास है? मोदी जी मदद करो, घर दो। मोदी जी मदद करो, घर दो। सीएम जी मदद करो, घर दो। दोस्तों नमस्कार। हर आदमी का एक सपना, एक घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं खासकर दिल्ली एनसीआर में, तो ये याद रखिएगा कि वो घर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस देश में जब रेरा लाया गया था तो इन जैसे लोगों की बहुत सारे उम्मीदें जगी थी कि शायद अब जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनके साथ बेईमानी नहीं होगी। लेकिन ये जो खासकर प्राइवेट बिल्डरों का बाजार है, इसमें जनता के साथ सिर्फ लूट किया जाता है। जनता के पैसे वक्त से ले लिए जाते हैं, वक्त से पहले ले लिए जाते हैं, डरा के धमका के। अलग अलग बीबीए, बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट, बहुत सारे लोग इसमें से पढ़ा भी नहीं होगा, क्या लिख के दे दिया। खुशी होती है कि चलो घर बुक कर लिया, 25,000 30,000 उस वक्त में मामूली सी रकम। वो एक कहते हैं ना कि मछली फंसाने के लिए वो चारा देते हैं। फिर बीच में मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर कभी भी खरीदने की गलती मत कर देना। नहीं तो आपके खुद के जीते जी तो शायद वो घर ना मिले, आने वाले बच्चे उस घर के लिए केस लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाएंगे, शायद तब भी उनको घर ना मिले। आज उन्हीं बिल्डर्स के सताए हुए ये लोग यहां पे खड़े हैं। बिल्डर्स एक ऐसा टूल इस्तेमाल करता है, चाहे वो रेरा आ गया या रेरा से पहले। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर वो कहते हैं कि आप अगर जो भी पेमेंट आपने चूज करी है, अगर उस टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे तो कई लोग तो 24% ब्याज का धमकाते हैं, लिख के देते हैं कि 24% ब्याज आपसे लूंगा अगर आपने टाइम पे हमारी पेमेंट नहीं करी तो। लेकिन बिल्डर ने अगर मकान नहीं दिया, फ्लैट नहीं दिया, तो छोटा सा लिख देंगे 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ। ये खेल है और उस खेल के अंदर में आज ये सारे फंसे हुए हैं। इस दिल्ली एनसीआर के अंदर में कम से कम 2022 की मैं बात करूं तो 5.5 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम फंसे हुए घर की बात करूं, स्टक है या कंस्ट्रक्शन रुक गया है या लीगल चीजों में फंस चुकी है, ऐसे ऐसे घरों की संख्या, यूनिटों की संख्या करीब करीब 2,64,000 ऐसे घर हैं जो रुक गए हैं या नहीं बन पा रहे हैं, बावजूद इसके कि इनमें से कई लोगों ने अपने 95% से ज्यादा पैसे पे कर चुके हैं। कई लोग 100% पैसे पे कर चुके हैं, लेकिन घर नहीं मिला।
कई बार ऐसे ऐसे लोग होंगे जो ईएमआई तक भर पा रहे होंगे, जिन्होंने बैंक से लोन लिया होगा, ईएमआई इनकी चल रही है। और ज्यादा दूर नहीं, मैं तो अपने पड़ोस में देखा है, 15 साल से एक बिल्डिंग बनती आज की वहीं रुकी हुई है। और वहां पे जो लोग आते हैं कहते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा, और बहुत लोगों ने शायद कर ली होगी। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, पर्सनली जानता हूं। और बिल्डर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेरा आने से इस देश में कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला है, चीजें वहीं की वहीं हैं। आपको और भी चीजें बताता हूं कि आपको घर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया है अभी तक घर, तो आप बड़े नसीब वाले हैं कि बचे हुए हैं। इसे स्कैम, ये सब स्कैम है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। दिल्ली एनसीआर या आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बिल्डर जो आपको लालच देके, और जब उसके ऑफिस में आप जाते हैं रेड कारपेट वो बिछा देते हैं, चाय लाओ रे, कॉफी लाओ रे, नाश्ता लाओ रे, पानी लाओ रे, ये समझिएगा वो चाय नाश्ता पानी आपकी जिंदगी भर की कमाई लूटने का एक हथियार है, ये याद रखिएगा। कहाँ से आए आप? जी, मैं चेतन कपूर लक्ष्मी नगर दिल्ली से ही हूँ और मैं सुपरटेक इको विलेज 3 का बायर हूँ। मैंने 2012 में एक फ्लैट बुक किया था जो कि आज तक नहीं बना है। ठीक है, मैं प्रिसाइजली आपसे बात करूँ। सुपरटेक में आपने फ्लैट बुक किया, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पहली बात तो लोगों को एक याद रखिएगा कि जितने बड़े नाम होते हैं ना, लोग उनके जाल में ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें बिकती बहुत ज़्यादा है। अच्छे आप किसी भी बिल्डर का नाम ले लीजिए जो रिनाउंड नेम है ना, उन सबों के यहाँ ज़्यादा ठगी हुई है लोगों के साथ। खैर, आपने 2012 में बुक किया, पोजीशन का टाइम क्या दिया था? 2015 का। 3 साल में आपने सपने देखे कि घर मेरा हो जाएगा। आज हम किस साल में बैठे हुए हैं? 2023 में है। अब इस बीच में क्या कह रहे हैं वो? अब तो कह रहे हैं कि मतलब अभी हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हम कहाँ से बनाए, आप हमें और पैसे पेमेंट दे कितना दीजिए। दिया आपने? 95% पेमेंट हो चुका है पूरा। 95% पेमेंट दे दिया, अपने घर का पूरा पैसा दे दिया। बिल्डर कहता है हमारे पास पेमेंट नहीं है। डाइवर्सन ऑफ पेमेंट, ये जो गेम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट एक बिल्डर लॉन्च करता है, अच्छी मार्केटिंग, अच्छा सेल्स टीम, रोड पे खड़े करके आपने देखा होगा, गाड़ी से गुजरते होंगे तो वो ब्रोशर हिलाते रहते हैं, लोग फंसते चले गए। जब उनकी पेमेंट आ जाती है तो उसके अंदर में होता है कि उस पेमेंट को डाइवर्ट करके तो कहीं दूसरी जगह प्लॉट ले लेता है वो, और इनके पैसे डाइवर्ट हो गए, इनको पता नहीं है। पेमेंट नहीं है तो आपने तो पैसे दिए, अब क्या कह रहा वो? हमने उसको कहा कि भाई या तो आप बना कर दो या हमें रिफंड कर दो। कह रहा नहीं, हमारे पास रिफंड के लिए पैसा नहीं है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा एक जो स्कैम एक बहुत बड़ा है जो सबको भी पता है, एक सबवेंशन प्लान इन्होंने निकाला था जिसके अंदर की बिल्डर को ईएमआई देनी थी जब तक वो हमें पोजेशन नहीं दे देता। मगर उसने वो 2 साल 3 साल का जो एक पीरियड था उस टाइम तक दिया, उसके बाद जो है वो उसने ईएमआई देनी बंद कर दी। अब इंडिया बुल्स इसके साथ इन्वॉल्व है। ये एक नेक्सस है बैंक का और बिल्डर का, जो कि जो है बहुत बड़ा जो है। अच्छा, उसने अगर ईएमआई नहीं भरी तो आपके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं? अब बैंक हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग ने ईएमआई देनी स्टार्ट की थी, मगर एक हमारी भी लिमिटेशन है, हम लोग भी कब तक भरेंगे। अब हमने 4 साल 5 साल भरी, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर हमें जो है उसको सब मेंशन प्लान, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी। ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ऐसे पेमेंट टर्म्स में आपको लिखे मिलेंगे कि आपको कहीं ना कहीं फंसा लेंगे वो। अब सबमिशन प्लान का मतलब यह है कि इनको एश्योर किया गया था कि आप बैंक से लोन लीजिए, आपके जो जब तक कंस्ट्रक्शन आपको हैंडओवर नहीं होगा घर, यानी जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती है, कंपनी यानी कि जो बिल्डर है वो ईएमआई भरेगा, लेकिन वो बैकआउट कर जाता है और सारी लिएबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है। और लोग कौन? आप कहाँ से आए? माहिरा सेक्टर 68 सर। आपका कौन बिल्डर है? माहिरा सेक्टर 68 का सिकंदर सिंह चोकर का प्रोजेक्ट है ये धर्मसिंह चोकर जो हैं वो एमएलए हैं समालका से प्रेजेंट में, उनके बेटे का प्रोजेक्ट है, कांग्रेस के हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले डिलीवर होना चाहिए था। एसीएस सर चंडीगढ़ से ऑर्डर भी पास हो गए थे कि 6 महीने में ये डिलीवर होना है प्रोजेक्ट। एसीएस के भी ऑर्डर बिल्डर ने नहीं माने। बिल्डर ऐसे मनमानी करते हैं और प्रशासन उसका साथ देता हुआ आ रहा है। तो प्रशासन, हम जब भी रेरा जाते हैं, रेरा हमारे लिए बना है, अगर रेरा में हम जाते हैं रेरा में सुनवाई नहीं होती, रेरा के अकाउंट सर कोई सुनवाई नहीं करी जाती, तो हम लोग कहाँ जाएं? प्रधानमंत्री जी की स्कीम है ना, तो प्रधानमंत्री जी की स्कीम में हमने घर लिया, अपने सपनों का घर लिया है ना, ये तो हार्ड ऑफ मनी लगा के अगर जब घर लिया है, और इसमें क्या है सर, 4 साल बाद इनको पता चलता है कि बिल्डर के जो डॉक्यूमेंट थे वो गलत ख़राब है, मतलब फॉर्ज हैं, तो वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले। 4 साल तक बिल्डर ने काम नहीं किया और 4 साल बाद इनको याद आया, जब पोजीशन का टाइम आया कि इसके जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग 100% जब पेमेंट कर चुके, पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट क्यों चेक नहीं करे? ये जो आपके साथ हुआ है, आपने कब लिया था ये? सर ये हमने 2018 में लिया था। तब तक रेरा आ चुका था? रेरा आ चुका था। तो रेरा के कानून के हिसाब से
वो तब तक पब्लिश नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट को, मार्केट में थ्रो नहीं करते सेल्स के ऊपर, जब तक उनकी लीगली सब कुछ टेक्निकली कंप्लीट ना हो। तो आपके साथ धोखा उसके बाद हुआ? सर उससे भी उसके बड़ा धोखा हुआ सर। हाँ, उसके बाद सर हमारे पास धोखा हुआ। जब हमें धोखा हुआ उसके बाद हमने ऑडिट कराया इनके अकाउंट का। ऑडिट में पता चला कि 20 से 22 करोड़ रुपए डीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को एज ए एडवांस कैश दे रखा है और बाकी अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं इनके। तो रेरा अकाउंट में 70% का अमाउंट होना चाहिए जो रेरा की गाइडलाइंस है। तो उसके रेरा कह रहा है कि इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट के रेरा डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहा। तो सर पैसे जाकर निकल गए, डीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को चले गए, उनसे भी पैसे वापस नहीं लिए जा रहे। वो डीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इज, देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। डाइवर्सन ऑफ फंड मेन है, वो उन्होंने दिए किस वजह से दिए, लेकिन आपके पैसे उन्होंने दूसरे को दे दिए। इस देश में लूट को बड़ा सिस्टमैटिक बना दिया गया है। मैं इन लोगों के सामने इनको भी समझाने की कोशिश करता हूं। इस देश में 2014 के बाद से अब क्या होता है, आप कोई घपला या घोटाला का न्यूज़ क्यों नहीं देखते हैं? हजारों हजार रुपए ले करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे बिल्डर ही क्यों ना हो, वो जाके एनसीएलटी में खड़े हो जाते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें जाके एपिलेट, उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। अगर वहाँ पे फैसला नहीं तो एनसीएलटी एक और ऊपर बना दिया है, लेकिन वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाइए। मेरे पास इनसे मैंने 2 लाख करोड़ ले लिए फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं तो लुट गया जी, और एनसीएलटी में फैसला हो जाएगा, ठीक है तुम्हारे पास कितने लोन है, तो फलाने बैंक से 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इससे 30,000 करोड़, सबको राइट ऑफ कर दो जी, जाओ जी भाई सब जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 करोड़ में ये कंपनी इनको बेच दो। 2 लाख करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ में इन्होंने खरीदी, 200 करोड़ इन्होंने अपने जेब से दिए और 4800 करोड़ दूसरे बैंक से लोन ले लिया। ये जनता के पैसों का लूट है जो एनसीएलटी के तहत आप कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आज इन जितने बिल्डर बड़े बड़े को पैसे दे रखे हैं, जो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए लूट के जनता के बैठ गए, वो एनसीएलटी में जाके खड़े हो जाएंगे। कोई जेल नहीं, कोई उसको सजा नहीं, कुछ नहीं होगा। वो आराम से जाके बैंकॉक, थाईलैंड, इंग्लैंड, यूके, यूएसए कहीं जाके आराम से बच्चे लेके बस जाएगा, खेल खत्म। ये लूट सिस्टमैटिक करने का तरीका एक निकाला गया है जो एनसीएलटी है। उसके अंदर भी रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं फैसला करने के लिए, रेरा के अंदर में भी रिटायर्ड जज को बिठा दिया गया है। जनता का इतना लाखों लाख जनता रोड पे खड़ी है, जिनको चाहती है कि उसका घर मिल जाए किसी तरह से, उसको घर नहीं मिल पाता है। लेकिन कानूनन लड़ने के लिए क्या इनकी, मुझे तो इनमें से जितने लोग खड़े हैं इनके चेहरे दिखाइए, क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के हालात में हैं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आप याद रखिएगा कि 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब फैसला होगा, आखिर इनको मिला क्या और हाथ में क्या नजर आएगा। आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम सचिन कुमार है। गुड़गांव सेक्टर 68 प्रोजेक्ट है हमारा, माहिरा होम्स के नाम से, वहाँ से आए जी। जो आप बता रहे हैं ना विश्वास की बात, हम तो ये रिनाउंड बिल्डर भी नहीं था कोई, हम किसे जानते थे? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना पर विश्वास करके हमने पैसा लगाया था और उसका सिला क्या मिला हमें? आज हम ये चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ सबसे बड़ी कमाल की बात ये हुई है कि जो आप बता रहे थे ना कि रेरा कानून आया है, उसके बाद तो सब कुछ सही होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया। रेरा क्या करता है, पूरी कागजों की स्क्रूटनी करता है। जब भी अगर कोई बिल्डर लाइसेंस लेने के लिए जाए, उसके सारे पेपर चेक करता है। इन्होंने क्या करा कि जो सारे पेपर चेक करके सबकी हमारी पेमेंट ले ली 4 साल तक, और 4 साल के बाद ये बताते हैं कि सारे जो पेपर्स थे जिसके आधार पर लाइसेंस लिया था बिल्डर ने, वो नकली पेपर्स हैं। कमाल की बात होगी, ये बिल्डर सारी अथॉरिटीज़ को जब याद आया जब 100% वो पेमेंट ले चुके थे हमसे, नहीं तो ये तो काम तो चुटकी में हो जाता सारा काम। जब ये कम से कम लाइसेंसिंग लेने की प्रक्रिया 6 महीने तक चलती है, उस टाइम एक एक कागज की स्क्रूटनी हो जाती, लेकिन वो 4 साल बाद याद आया। अप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर? 1497 फ्लैट्स हैं जी हमारे यहाँ पर। एवरेज कॉस्ट मतलब आपने जो फ्लैट लिया उसकी कॉस्ट कितनी? 25 लाख रुपए कॉस्ट है। 100% पेमेंट जा चुकी है 3 साल के अंदर अंदर सारी पेमेंट, और वो भी जब उस टाइम पे उस हालात में हमारी पेमेंट थी कोविड के टाइम्स में, किसी ने अपने जेवर गिरवी रख के और किसी ने अपने LIC की पॉलिसी तोड़वाकर। यस, एक बहुत बड़ा एक की मोहलत नहीं मिली हमें बिल्डर की तरफ। कोविड के टाइम में भी जब सारी चीजें बंद थी, लोगों की नौकरी पानी, व्यापार धंधा सब कुछ बंद था, उस वक्त भी EMI के लिए प्रेशर बनाया गया था इन पे कि आप EMI अपना टाइम से दीजिए, बिल्डर का पेमेंट कीजिए। इन्होंने किया, बजाय उसके वजह मिला क्या? ये मिला है, ये देख लीजिए जंतर मंतर पे अपने पैसे देके, और 1497 मोटा मोटा 1500 यूनिट मान लीजिए, क्योंकि बनते बनते उसमें 1700 यूनिट भी वो खड़े हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनको 4-4 यूनिट किस पे बढ़ा दिए, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन औसत 25 लाख रुपए का मकान और 1400-1500 मकान, उसको आप मल्टीपल करके देख लीजिए कितने लाख करोड़ और कितने हजार करोड़ का ये घपला घोटाला करके बैठ जाते हैं बिल्डर। आप कुछ कह रही थी, बताइए। हाँ सर जी, मेरी 62 साल की उम्र है,
मैंने ये सोच के अपना पैसा लगाया था कि रेरा में का ये फ्लैट है तो जल्दी मिल जाएगा ईमानदारी से, लेकिन आज हम किराए पे रह रहे हैं और नई मकान है कितने हमारे साल हो गए? पास। कितने साल हो गए हमारे को 4 साल हो गए हैं लिए हुए? 4 साल, पैसे पूरे पैसे दे दिए हैं, 4 साल हो गए। कौन बिल्डर कौन है? बिल्डर मायरा वाला है और हम उसकी ईएमआई दे रहे हैं और किराए पे रह रहे हैं। अब बताओ हम कब तक किराया दें और कब तक ईएमआई भरते रहें हम। देख रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कब तक किराया दे, कब तक ईएमआई भरे। एक मामूली औसत नौकरी करने वाला आज के डेट में मामूली एक औसत फ्लैट भी 25 लाख रुपए का आता है। अगर उस पर आपको मोटा मोटा थंब रूल बताऊं तो पर मंथ 25 लाख रुपए का, अगर 20 लाख रुपए भी उस पर लोन लिया है तो थंब रूल के हिसाब से 20,000 रुपये महीना वो ईएमआई का भरना है उसको। अब जो औसत इस देश में 25,000 रुपए का जो नौकरी कर रहा है ना, वो टॉप 10% के कैटेगरी में आता है। इस देश में कमाई का वो हाल है। लेकिन जो 20,000 रुपए का ईएमआई भर रहा है, उसकी सैलरी अगर 40,000 रुपए भी होगी, 30,000 का रेंट भी भर रहा है सर। मैं आपको बीच में टोकना ओह चाहूंगा। यस यस यस, इस उम्मीद में बहुत अच्छी बात इन्होंने बीच में कही है कि 20,000 रुपए उधर ईएमआई दे रहा है और 20,000 का रेंट भी भर रहा है, 40,000 वहां चला गया। तो 40,000 की नौकरी कितने लोगों के पास है? मैंने तो गवर्नमेंट की आंकड़ा बताया 10% लोग वो हैं जो टॉप पे हैं, जो 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं इस देश में।